एवरीवन, क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक है हमारी भारत की खोज, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। भारत की खोज, और इसका ये भारत की खोज की एक जो इंग्लिश रूपांतर है, इंग्लिश बुक है जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका ये हिंदी रूपांतर है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था अहमदनगर का किला। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, तलाश। तो जो कि ये तलाश भी भारत के अतीत की तलाश जो है वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 6 पार्टों में। तो सबसे पहले हम हर वीडियो में क्या करेंगे, 1 बाय 1 पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, और वो कंप्लीट करते करते ही हम लेसन 2 भी कंप्लीट कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की हम पहले के अतीत की झांकी, भारत के अतीत की, यानी कि जो हमारा भारत था 1944 से पहले का। 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 में आज़ाद हुआ और 1944 में ये बुक लिखी गई। तो उससे पहले की जो हमारा अतीत था भारत का, उसकी कुछ झांकियाँ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि बीते हुए सालों में मेरे मन में सिर्फ भारत ही भारत रहा। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा कि उनके मन में जो था सिर्फ भारत ही भारत था, कि भारत के ही बारे में सोचना, भारत के बारे में कि इसको किस तरीके से हमें आज़ाद कराना है, क्या करना है, यानी सिर्फ भारत के बारे में ही वो सोच रहे थे। और इसलिए जब किसी काम को हम सोचते हैं तो उसको जब हम सोचेंगे तो उसके प्रति हम कुछ क्रिया भी करेंगे, क्रिया करेंगे तो यानी क्रिया से प्रतिक्रिया भी होती है। तो यही वो कह रहे हैं कि मेरे मन में सिर्फ भारत ही भारत था, जो इस बीच में मैं बराबर उसे कुछ भारत को समझने के लिए, और जब समझेंगे तो उसके प्रति कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करने के बारे में सोचता रहा। मैंने बचपन की ओर लौट कर याद करने की कोशिश भी की। मैंने अपने जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैंने अपने बचपन में, यानी कि पुरानी यादों में जाकर उसको ढूंढने की भी कोशिश की, पर मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला सा रूप ले लिया था। यानी जब वो जो बचपन में सोच रहे थे वो उनको यादें पूरी स्पष्ट नहीं थी, थोड़ी धुंधली सी हो गई थी उस पर। मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा है। मन में एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन ये है कि आखिर यह भारत है क्या? अतीत में क्या इस विशेषता का कोई प्रतिनिधित्व भी करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को आखिर कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है? अब उनके मन में कितने क्वेश्चन आए, कम से कम पहला क्वेश्चन बना कि आखिर भारत क्या है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि क्या इनने अपनी जो प्राचीन शक्ति थी भारत ने वो खो दी है, और क्या उसने इस शक्ति को वास्तव में पूरी तरह से खो दिया है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनके दिमाग में क्या आता है, मन में क्या बनता है कि विशाल जो जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा सिर्फ क्या आज उसके पास कुछ ऐसा भी कुछ बचा है जिसे वो जानदार कहा जा सके। यानी कि ये पता है कि भारत एक विशाल देश, विशाल जनसंख्या है उसमें, भारत में। तो वो ये कहना उनके मन में आया कि सिर्फ भारत में सिर्फ एक विशाल जो एक जनसंख्या का उनके पास बसेरा है, उसके अलावा कुछ और जानदार चीज़ बची है उनके पास नहीं, जो आधुनिक विश्व के से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। अब आधुनिक युग को ये आज का युग नहीं बता रहे, वो कब का युग बता रहे हैं, वो 1944 से पहले का के बारे में बात कर रहे हो, और वो 1944 की बात कर रहे हैं। यानी कि कहते हैं कि भारत मेरे खून में रचा बसा है, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की तरह की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के भी बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था। यानी कि अब कहते हैं ना, भारत तो मेरे खून में रचा बसा है, यानी कि आप क्या है, एक भारतीय हैं। तो भारतीय हैं, किसी भी देश विदेश में जाते हैं तो अगर आप क्या कहलाते हो, आप भारतीय तो कहलाओगे, तो वो तो आपके नसों में, यानी कि ब्लड में आपके है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं। इसके बावजूद भी मैंने उन्हें एक बाहरी आलोचक की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। क्या कर दिया कि बाहरी आलोचक, यानी बाहरी आलोचक ऐसे जैसे विदेशों से लोग आते हैं, उनके बारे में देखना जाए, यानी कि उनकी बुराइयां खोजना शुरू करें कि आखिर भारत में क्या क्या बुराइयां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो अच्छाइयां जो है वो तो हैं, उनको एक्सेप्ट करेंगे, जो बुराइयां हैं उनको हम ख़त्म करेंगे, और उनको हम किस तरीके से उसको नापसंद है उसको दूर कर सकते हैं। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिम मित्र ने देखा होगा, यानी जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, ठीक है। विरासत यानी कि जो उसका पुराना हिस्सा था, विरासत थी उस पर, उसके भी बड़े हिस्से को वो नकारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर भारत के पास वही कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। बहुत कुछ तो सार्थक भी है, और जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता तो नहीं होता जैसा आज है। यदि ये मतलब क्या है, आज का मतलब क्या है, 1944 की बात हो रही है जी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और पहले की, यानी कि 1944 से पहले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है, वही कह रहे थे, आखिर यह विशेष तत्व क्या है।
मैं भारत के उत्तरी पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। और सिंधु घाटी के एक शब्द में कैसे, उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है हमारी मोहनजोदड़ो की सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके एक टीले पर खड़ा हुआ था। और उस समय वह खड़ा होकर मैंने चारों तरफ अपने प्राचीन नगर के, जो भी चारों तरफ नजर घुमाई, वहां देखा प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी हुई थी। गली नगरी जिस समय 5000 वर्ष पहले, कितने साल पहले, 5000 वर्ष पहले बताया जाता था, सेम वही चीज थी वहां पर। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी के पास एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इनका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। ठेठ भारतीय आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील है, विकासमान रहकर, है ना। सिर्फ ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उनका बराबर निकट संपर्क भी रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया है और उन्हें भी, और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ है ना। जो भारत है वह इन सब की सभ्यता से प्रभावित भी हुआ है और अपने भारत ने उनको भी प्रभावित किया है। फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं सके। इस मजबूती का आखिर रहस्य क्या है ना। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा है। किसको, भारत के इतिहास और उनके कुछ विकासशील जो थे विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा है। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और इसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला है। वो कह रहे हैं कि भाषा की स्पष्टता और इसकी के पीछे क्या है, सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला, यानी कि इस सब के पीछे एक सक्रिय मस्तिष्क, यानी कि जो बुद्धिमान, सीधे भाषा में कह सकते हैं हम लोग, जो तेज बुद्धिमान है उसकी समृद्धि का हाथ है, यानी कि उसका गहरा प्रभाव पड़ा है इस संस्कृति पर, भारत के इतिहास पर। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत के पश्चिमी और मध्य एशिया में आए थे। अब ये वो कह रहे हैं कि उन्होंने यात्रा की है, तो यात्रा क्या, उनके साथ उन्होंने यात्रा नहीं की, मतलब है कि उस किताबों को पढ़ा है जो इन लोगों के द्वारा लिखी हुई किताबें थी, और अपनी यात्राओं की दास्तान यहीं छोड़ के चले गए। मैं पूर्वी एशिया, अंकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा कि वो उस हिमालय पर भी घूमते रहे जिनका पुराने मिथकों और संत कथाओं के साथ निकट संबंध था। ठीक है, जो पुरानी कथाएं थी, पुरानी संस्कृति थी, सभ्यता थी, उनके साथ भी वो उधरी घूमते रहे, और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित भी किया है। पहाड़ों के प्रति प्रेम, मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है। यानी इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने भी मुझे आकर्षित किया। अब वो उन्होंने क्या किया, अब वो पहाड़ों से निकलकर कहाँ चले गए हैं, मैदान की तरफ। मैदान में कहाँ, भारत के मैदानों में, जहाँ पर बहने वाली कुछ नदियाँ थी, उन नदियों ने भी उनको आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की यादें ताज़ा की। इंडस या सिंधु नदी, यानी कि जो इंडस को ही सिंधु नदी कहते थे, इंडस या सिंधु नदी, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा, जिस नदी के आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान, इंडिया, उसको, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ, कबीले, काफिले और फौजें आती रहती हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, और जो ब्रह्मपुत्र है, अब ये नदी कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र है जो इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी गई है, पर पुरानी कहानियों में वो आज भी क्या है, जीवित है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से क्या कर रही है, बरबस मार्ग बनाती हुई, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि हमारे मुख्य धारा से लगभग कटी गई है, लेकिन वो आज भी क्या है, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में बड़ी जो दरारें होती हैं उससे बरबस मार्ग बनाती हुई कहाँ पे आ गई, भारत में प्रवेश करती है, और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से समृद्ध ना जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। अब यमुना सबसे बढ़कर भारत की नदी कौन सी है, गंगा नदी, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय में अपना राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींच रखा है। जो गंगा नदी है उसमें लाखों लोगों को उसने अपने तटों की ओर खींच रखा है। प्राचीन काल में आधुनिक युग तक
प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की ही कहानी है। मैंने तो पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों और उसकी पुरानी मूर्तियों विभिन्न चित्रों को देखा, जिसमें कौन कौन सी थी, अजंता एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और अन्य स्थानों को देखा है। यहाँ पे क्या है, बहुत सी मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं अजंता की गुफाओं में। एलोरा गुफाएं हैं, अजंता की है, एलिफेंटा। ये मैंने आगरा और दिल्ली में भी कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, और दिल्ली आगरा की भी जो इमारतें हैं वो भी इन्होंने क्या है, कुछ समय के बाद ही इनकी खूबसूरती को देखा। जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। जहाँ पर हर एक का पत्थर क्या कह रहा है, अतीत, यानी कि बीते हुए समय की कहानियाँ। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ। वो कहाँ जाते हैं, इलाहाबाद। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं अपने शहर इलाहाबाद में, वो कहाँ के थे, इलाहाबाद में, या फिर कहाँ जाता हूँ, हरिद्वार में। महान स्नान का जब कुंभ का पर्व होता है जिसमें गंगा नहाया जाता है, वहाँ मैं उस कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। आज भी इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, जैसे वैसे ही आते हैं जैसे हजारों वर्षों से वहाँ पे पुरखे गंगा स्नान आदि के लिए लोग कोनों कोनों से, बहुत दूर दूर से लोग जाते रहते थे। तो मुझे 1300 वर्ष यानी कि 1300 साल पहले चीनी यात्री और उसके दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है कि आज भी यानी कि कौन सा 1944 वाला वक्त चल रहा है यहाँ पे। तो मुझे 1300 वर्ष पहले, यानी कि उससे भी और वर्ष पहले की बात बता रहे हैं कि चीनी यात्री या कुछ लोग वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिखे इन पर्वों का जो लोगों ने त्योहारों का वर्णन किया है वो उन्हें याद आ जाता है। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे, क्योंकि उस समय भी ये मेले कैसे हो गए थे, पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे, और प्राचीन कालों में ये गुम हो चुके थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी, जो प्रबल यानी शक्तिशाली, कौन सी ऐसी प्रबल शक्तिशाली आस्था थी जो हमारे लोगों में अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खिंचती चली आ रही थी। ये सब चीज़ें गंगा नदी से जुड़े हुए हैं। अब मेरे अध्ययन की, अब वो बात कर रहे हैं कि मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी है। ठीक है, यानी हम मन की आंखों से, मन से उसको हम देख सकते हैं। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी, मैं धीरे धीरे सच्चाई का ज्ञान घर करने लगा है। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग हैं जो आबाद हो गए हैं, जो हंसते हंसते प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों अजीब चित्र मेरे मन में भरे हुए हैं। जब भी किसी जगह जाता, उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने आके खड़ा हो जाता। वो कहीं भी जाते तो उससे रिलेटेड जो भी उनके चित्र और पिक्चर, जो भी उनकी यादें थी, वो उनके सामने आके खड़ी हो जाती थी। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ साफ देखा। यानी उस समय की बात है जब सारनाथ में पहला उपदेश, गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, बनारस के पास सारनाथ में दिया था। 2500 वर्ष पहले का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से अतीत प्रतिध्वनि की तरह ही मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी, कौन सम्राट था, अशोक, सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी थी जो किसका था, अपना साम्राज्य को भुला दिया था किसने, अकबर ने, और विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और विवाद करता रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। ऐसे भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव के साथ, यानी कभी अच्छी कभी बुरी, यानी जो उतार चढ़ाव के साथ, विजय पराजय, जीत हार के साथ धीरे धीरे उनके सामने सारी खुलती गई। और मुझे इतिहास की 5000 वर्ष पहले चली आ रही जो इस संस्कृति परंपराएं हैं, उसमें निरंतरता से कुछ ना कुछ कमी उनमें दिखती आई, प्रतीत होती रही। उसके बावजूद भी यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी, और उस परंपराओं ने उन पर क्या कर दिया था, एक गहरा प्रभाव डाला है। इसी के साथ आज का वीडियो यही स्टॉप करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का पहला खंड था भारत के अतीत की झांकियाँ, ये यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए दूसरे खंड के साथ, जो कि होगी भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा, इसको लेके हम नए वीडियो में आएंगे। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।